तो फ्रेंड्स, अतिपरवलय यानी कि हाइपरबोला की सीरीज में तीसरे लेक्चर के रूप में मैं इसके मेन पार्ट के अंदर ले रहा हूँ एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला यानी कि अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियाँ। तो टॉपिक हो जाएगा इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला, मतलब अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियों के समीकरण। अनंत स्पर्शियों के समीकरण क्या होते हैं, हम ये लेते हैं इसके अंदर। तो मान लिया जाए एक रेखा y = mx + c है और अतिपरवलय हमारा है x² / a² - y² / b² = 1। अब आप इससे ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो x² / a² और y की वैल्यू आप यहाँ mx + c होल स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा b² = 1। इसको अगर आप सोल्व करते हो तो ये आपके जो फाइनली x में द्विघात समीकरण बनेगी और वो क्या बनेगी, b² - a² m² x² माइनस 2a² mcx और माइनस हो जाएगा a² c² + b² = 0। अब क्योंकि अगर ये y = mx + c जो रेखा है ये उस अतिपरवलय की अगर अनंत स्पर्शी है, इसकी अनंत स्पर्शी है यानी मूल बिंदु से एक निश्चित दूरी पर जो रेखाएं होगी वो इसकी अनंत स्पर्शियां होगी। तो यहाँ पर अगर ये इसकी अनंत स्पर्शी होंगी तो इसके मूल जो होंगे, मान लो अल्फा और बीटा, वो दोनों ही अनंत होने चाहिए, इनफाइनाइट होने चाहिए। ये हमारे लिए शर्त बन जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हमारे इक्वेशन क्या बन जाएगा, b² - a² m² = 0 और 2a² mc = भी 0। इससे आपके m = क्या आ रहा, ± b/a। ये आपके पास अनंत स्पर्शियों के लिए एक तरह से स्लोप आ जाएंगे। ये m की वैल्यू आ गई। ये और दूसरा c क्या आ रहा, 0। तो अब आप इसके अंदर जो हमने मेन इक्वेशन लिया था आप इसमें पुट करें तो y = ± b/a x बन जाएगा। और इसको अगर आप फाइनलाइज करें तो ये सेट करो तो ये बनेगा x/a + y/b = 0 और x/a - y/b = 0। और इनका जो संयुक्त समीकरण आएगा यानी कि जॉइंट जो इक्वेशन होगा जॉइंट इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा x/a + y/b × x/a - y/b = 0 और फाइनल रिजल्ट आ रहा है x² / a² - y² / b² = 0। अब देखने वाली बात यह है कि जो अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण और हमारा अतिपरवलय का जो समीकरण, यानी इन दोनों ही इक्वेशन में अगर ध्यान से देखो तो डिफरेंस क्या है, इन दोनों में एक कांस्टेंट का डिफरेंस है बस, खाली और कुछ भी नहीं है।
ये आपको इसकी खास प्रॉपर्टी में याद रखना है। फिर जो अनंत स्पर्शियों के हमने समीकरण लिए हैं वो समीकरण है हमारे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अगर इनको ध्यान से देखें तो मैंने पीछे जो बताया था आपको कि जो अतिपरवलय की जो अनंत स्पर्शा होती है वो मूल बिंदु से एक निश्चित दूरी पर होती है, और हमने पीछे ये भी पढ़ लिया कि c इक्वल टू 0, और c इक्वल टू 0 आते ही अब ये अनंत स्पर्शियाँ कहाँ से गुजरेगी? मूल बिंदु से। मतलब अब आपके जो अतिपरवलय बन रहा है वो आपके इस तरीके से बनेगा, ये आपके अनंत स्पर्शियाँ हो जाएगी ये वाली, यानी वो दोनों ही मूल बिंदु से गुजरेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारी चीज़ क्लियर हो गई, और इन दोनों के बीच जो एंगल होगा वो हमेशा बनेगा 2tan इनवर्स बी अपॉन ए। ये आया कैसे? आप इसको और चाहो तो सही कर सकते हो। tan इनवर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान रख लेना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये आया कैसे है? आपको पता है कि वो जो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस जो इक्वेशन है उसके अंदर जो हमने tan थीटा निकाला था वो 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन हमने ए प्लस बी लिया था। इस फॉर्मूले से ये इसको आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो आपके ये अनंत स्पर्शियों के बीच का एंगल आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के अनंत स्पर्शियों के बारे में हमने जो कौन कौन से टॉपिक क्लियर किए, जैसे एक तो हो गया अतिपरवलय और संयुग्मी अतिपरवलय की अनंत स्पर्शियाँ एक जैसी होगी कॉन्जुगेट वाली, और दोनों की सेम ही होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना ये। दूसरी बात, अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण और अतिपरवलय के समीकरण में एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है, ये हमने पढ़ लिया। अतिपरवलय के समीकरण में यहाँ पे 1 होता है। तीसरी बात, अनंत स्पर्शियाँ केंद्र से गुजरती है अतिपरवलय के और अनुप्रस्थ अक्ष से बराबर कोण बनाती है। ये थोड़ा ध्यान रखना, ये जहाँ है अनुप्रस्थ अक्ष के साथ में जो है ना कोण बनाती है, ये वाला है। यहाँ थोड़ा सा ये ठीक नहीं किया है। अनंत स्पर्शियों के एंगल किसके साथ? अनुप्रस्थ अक्ष के साथ में, ट्रांसवर्स एक्सिस अनुप्रस्थ अक्ष के साथ में ये अल्फा है। तो ये आपको एंगल का ध्यान रख लेना है। बस ये इसके अंदर मुख्य मुख्य बातें थी। फिर अनंत स्पर्शियों को अक्ष लेकर अतिपरवलय का समीकरण लेना। अब इसका एक लास्ट पार्ट है ये कि अनंत स्पर्शियों को अक्ष लेकर अतिपरवलय का समीकरण। तो मैं इसका कोई भी कैलकुलेशन पे नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर जो है ये इसका अनंत स्पर्शियों को अक्ष अगर माना जाए तो उस केस में अतिपरवलय का समीकरण है, जहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, या यूं कहें कि 4c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर जनरली क्या है कि इस पूरे को मतलब 4c स्क्वायर को इसको ये लिया जाता है और फाइनली इसको इस रूप में लिखा जाता है। अब ये आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे इसके अंदर अगर मान लो a इक्वल टू बी हुआ तो ये क्या बन जाएगा? आयतीय या रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ये बन जाएगा। तो उस केस में हमारे ये जो फाइनल इसका इक्वेशन आएगा वो आपके क्या बन जाएगा? एक्स वाई इक्वल टू दोनों जगह क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर की जगह मैं लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4। तो ये एक्स वाई इक्वल टू आपके क्या बन जाएगा?
ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a² मतलब a²/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके ये नया इक्वेशन बन जाएगा। और इसको भी जनरली लिखने का जो तरीका है वो c² ही है, लेकिन दोनों जगह c की वैल्यू अलग अलग है, आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी। आगे देखिए, आयतीय अतिपरवलय xy = c² के बिंदु P x1 y1 पर हमें स्पर्शरेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हमें ये, क्योंकि हमारा अतिपरवलय का जो मेन इक्वेशन है अब बदल गया है, हालांकि प्रोसेस पूरा का पूरा वही रहेगा, फिर भी हम इसके अंदर पूरा कैलकुलेशन ही करके और डायरेक्ट इसके अंदर अपन जो मेन इक्वेशन है वही लिखेंगे। तो स्पर्शरेखा का जो समीकरण होगा वो आपको ये याद रखना है, x/x1 और प्लस y/y1 = 2। ये आपके स्पर्शरेखा का समीकरण हो जाएगा आयतीय अतिपरवलय के लिए। और फिर अपन बात करें अभिलंब की, तो अभिलंब के लिए, क्योंकि इसी से अपन निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको डायरेक्ट याद रखें, x/x1 - y/y1 = x1² - y1²। ये अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। आपको स्पर्शरेखा और अभिलंब दोनों के समीकरण याद ही रखने चाहिए। फिर बात करूं मैं आयतीय अतिपरवलय जो है xy = c², इसी के लिए मैं लेता हूं इक्वेशन ऑफ पोलर, मतलब ध्रुवी का समीकरण। ध्रुवी का समीकरण निकालना है, वही सिस्टम है पहले वाला ही। तो हम बिंदु P x1 y1 पर ही ले रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा आपके, इसको आप डायरेक्ट लिख लें, ध्रुवी का समीकरण x/y1 प्लस y/x1, इससे मैच कर रहा देख लेना आप, = 2c²। ये आपके ध्रुवी का समीकरण हो जाएगा। फिर बात करें हम ध्रुवी के बाद में उस जीवा का समीकरण जिसका मध्य बिंदु ज्ञात हो। आपको याद होगा t = S1 वाली जो फॉर्म है ये इसमें काम आएगी। तो सीधा सीधा है, इसके अंदर भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसके अंदर भी लिखते हैं x/y1 प्लस y/x1 = 2x1y1। ये आपके मध्य बिंदु जिसका ज्ञात होगा उस जीवा का समीकरण हो जाएगा। तो ये आपके मेन जो टॉपिक आ गए। अब मैं बात करता हूं प्राचलिक समीकरण, मतलब पैरामेट्रिक इक्वेशन किसके, xy = c², इस आयतीय अतिपरवलय के। तो इसके लिए भी हमें ऐसे पॉइंट लेने हैं जिसके लिए ये इसको सेटिस्फाई करे। तो आप देखो कि इसके लिए x = और y = हम क्या ले लें, x = हम ले रहे हैं इसके अंदर ct और y = हम ले रहे हैं c/t, where t is not equal to 0। t को हम इसमें 0 नहीं ले सकते हैं। तो इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ct, c/t। ये आपको ध्यान रखना। अब इन बिंदुओं पर जो हमें इनकी सारी वो स्पर्श रेखा, और मतलब यूँ कह सकते हैं कि टी बिंदु पर है ना, तो आपको बता दूं, इसी पर इस पॉइंट पर आपके टेंजेंट का इक्वेशन यानी स्पर्श रेखा वो क्या बन जाएगी आपके, उसी जो हमारा ये इक्वेशन है, इसमें x1 y1 की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दें तो ये आपके बन जाएगा सिंपल x/t प्लस yt = 2c।
ये आपके टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। फिर दूसरी बात, इसी में अगर अपन नॉर्मल की बात करें, मतलब अभिलंब का समीकरण, तो वो भी हम सेम जो अभिलंब का समीकरण निकाल रखा है हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये आपके आएगा एक्स टी पावर 3 माइनस वाई टी माइनस सी टी 4 प्लस सी इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लें। ये t की पावर 4 में इक्वेशन है, तो हमने पढ़ लिया कि कुल इस पर अपन 4 अभिलंब ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर मेन पार्ट इसका आ गया। स्पर्शरेखा, अभिलंब और t की फॉर्म में भी हम निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन है, उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी अनंत स्पर्शियों के समीकरण क्रमशः दे रखे हैं आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0, और दूसरा है 4x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, और जो मूल बिंदु से गुजरता है। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इसके अंदर आपको करना क्या है, क्योंकि हमने जो पढ़े हैं अति परवलय के लिए, आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1, ये तो था अति परवलय का समीकरण, और ये था आपके 0, ये अति परवलय का समीकरण और ये अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण। तो आपने पढ़ा कि दोनों में केवल एक अचर का अंतर है। तो हम इसके अंदर क्या करें कि जो अति परवलय का समीकरण बनेगा वो 3x प्लस 4y प्लस 7 और 4x प्लस 3y प्लस 1 इनका संयुक्त समीकरण लिख दें, और प्लस हम लेमड़ा इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि जो अति परवलय का समीकरण आ रहा है उसके अंदर खाली एक कांस्टेंट का ही डिफरेंस है। तो मैंने इसके अंदर प्लस लेमड़ा कर दिया। अब ये क्योंकि आपको पता है कि ये 0 0 से पास होता है, तो आपके पास ये 7 इंटू 1, तो ये बना 7 प्लस लेमड़ा बराबर 0। तो आपके लेमड़ा इक्वल टू क्या आ गया, -7। अब ये इसके अंदर पुट करें आप, तो 3x माइनस 4y प्लस 7 और 4x प्लस 3y प्लस 1 प्लस 7 इक्वल टू 0। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 7xy माइनस 12y स्क्वायर प्लस 31x प्लस 17y बराबर 0, ये इसके अंदर आपके आ जाएगा। ये यहाँ पर ये माइनस में था। तो ये आपके इस तरीके से आप कोई से भी क्वेश्चन हो आप उनके आंसर लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल काम है। हमें ये प्रॉपर्टीज जो है इसकी ध्यान रखनी पड़ेगी कि अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण और अति परवलय के समीकरण में एक अचर का अंतर होता है। देखिए अगला क्वेश्चन लिया है, यदि आयतीय अति परवलय xy इक्वल टू सी स्क्वायर के बिंदु t1 पर अभिलंब पुनः वक्र को t2 पर काटे तो प्रतिबंध क्या होगा। t1 t2 इक्वल टू -1, t1 स्क्वायर t2 इक्वल टू 1, t1 क्यूब t2 इक्वल टू -1, ये -1 है, और t1 t2 इक्वल टू या 2 इक्वल टू 1। तो इनमें फर्क देख लेना। अब इसने जो कहा है मेन पार्ट लिया है अभिलंब, और ये आयतीय अति परवलय। तो आपको पता होगा कि आयतीय अति परवलय के लिए अभिलंब का जो समीकरण होता है t की फॉर्म में, वो xt क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी 4 प्लस सी इक्वल टू 0, ये अपन ने पढ़ा है अभिलंब का समीकरण। किस पर,
सी टी और सी अपॉन टी पॉइंट पर। अब अगर ये बिंदु सी टी वन और सी अपॉन टी टू से गुजरे तो मैं इसके अंदर इसको क्या कर दूं, 1 1 1 लिख दूं। ये इसे अब अगर वापस ये दूसरी बार सी टी टू और सी अपॉन टी टू से गुजरे तो एक्स वाई की जगह में ये पॉइंट बिठा दूं। तो ये सी टी टू टी वन क्यूब माइनस वाई की जगह सी अपॉन टी वन माइनस सी टी वन 4 और प्लस सी इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं करना, इसके अंदर इसको आपको सोल्व करना है। तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा T1 क्यूब T2 इक्वल टू -1। ये रिजल्ट आपके इसके अंदर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल काम है, तो आप रिजल्ट डायरेक्ट समझ सकते हो। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिया है, ये कह रहा है आयतीय अतिपरवलय एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की अभिलंब जीवाओं के ध्रुवों का बिंदुपथ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर एक्स वाई। यहाँ माइनस के होल स्क्वायर, यहाँ 4 की जगह 2 हो गया है, ये 4 की जगह 2 हो गया है, और लेकिन यहाँ प्लस कर दिया है। तो अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? हम डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, हमारे पास अभिलंब जीवा और ध्रुव दो चीज़ें हैं। तो बिंदु टी पर हम पहले अभिलंब के समीकरण की बात करें तो वो हमने पढ़ा है एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी 4 और प्लस सी इक्वल टू 0। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। कैसे लिखोगे? एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी, और ये जो टर्म है इधर वाली, इसको आप क्या करो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, c इंटू T4 -1 कर दो सुविधा के लिए। फिर इसके अंदर इसको आप रहने दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें ये तो नॉर्मल का हो गया। फिर आपके पोलर की बात करें, ध्रुवी की, ठीक है ना। तो ध्रुवी का समीकरण हमने क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इक्वल टू 2c स्क्वायर। ये हमने ध्रुवी का समीकरण पढ़ा। आप कुछ नहीं, इनकी तुलना कर लें, बस x का गुणांक इधर y का गुणांक और कांस्टेंट का। तो इससे आपके ये क्या बनेगा, कंपेयर करने से t क्यूब अपॉन वाई वन इक्वल टू माइनस टी अपॉन एक्स वन और सी टी 4 -1 अपॉन 2c स्क्वायर। ये आपके आ गया। अब इसके अंदर आपको करना कुछ भी नहीं है, हमने ये निकाल लिया। इससे हम दो बार, पहले तो आप ऐसा करें, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों से लें, इन दोनों से आपके आएगा टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स वन, और लास्ट वाले से आपके आ रहा है जो टी, इसको अगर सेट करोगे, फर्स्ट भले इन दोनों को ले लो आप या भले इनको लो, तो ये आपके क्योंकि 2 है यहाँ, ध्यान देना। तो इस केस में हम इसको सेट करेंगे क्योंकि टी स्क्वायर चाहिए। तो इसके अंदर क्योंकि ये टी स्क्वायर बनाओगे तभी तो टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको 4 स्क्वायर करूँगा ना, और टी स्क्वायर और C4 बन जाएगा इधर, ये टी स्क्वायर सी, एक मिनट, यहाँ ये जो है C, ये 2c स्क्वायर है, तो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ खाली c बचेगा, और एक c बचेगा तो खाली यहाँ c स्क्वायर ही रहेगा। और इधर आपके बन जाएगा x1 स्क्वायर और T4 -1 होल स्क्वायर। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों से इसमें ये टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर भी और यहाँ पर पुट कर दो, टी स्क्वायर का स्क्वायर कर दो। तो ऐसा करने से जो आपके फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर एक्स वाई। ये आपके इन दोनों से t का विलोपन करने पर रिजल्ट आ जाएगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला भी। एक वृत्त, ध्यान रखना, सर्कल दे दिया है, आयतीय अतिपरवलय एक्स वाई इक्वल टू 1 को एक्स आर वाई आर यानी कि r इक्वल टू 1 2 3 4 4 बिंदु हैं।
बिंदुओं पर काटता है तो इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या होगा? ए में x1 x2 x3 x4 इक्वल टू 1, y1 y2 y3 y4 इक्वल टू 1, ओनली ए ऑप्शन राइट है और ओनली बी, मतलब ओनली बी क्या है? ए एंड बी बोथ, ध्यान रखना ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसने पहले तो इसने कह दिया कि वृत्त, तो वृत्त के लिए अगर जैसे मान लो अपन एक वृत्त का जो समीकरण है वो अपन मान लेते हैं, सपोज x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी कि ये उस वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र तो है g और GF और रेडियस जो है r वो a है। सपोज हमने ये मान लिया, फिर इसने जो कहा था कि x y इक्वल टू 1 है, तो आप इसमें y इक्वल टू 1/x लिख दें, तो अब हमारे ये क्या बन जाएगा? x माइनस जी होल स्क्वायर और y की जगह 1/x माइनस एफ होल स्क्वायर। अगर आप इसमें इसको पूरा खोलते हो तो ये खोलने से आपके क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस जी होल स्क्वायर 1 माइनस एक्स एफ होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फिर इसको आप थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये बनेगा आपके पास, देखो x4, क्योंकि ये स्क्वायर बनेगा तो ये बन जाएगा x4, फिर माइनस 2x क्यूब जी, और फिर आ रहा है 2 पावर वाला टर्म, और इसमें आ रहा है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2fx प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक फाइनल इक्वेशन आया। ध्यान रखना कैलकुलेशन भले ही आपको लंबी चौड़ी दिख रही है लेकिन काम बहुत छोटा सा है, क्योंकि हमें वापस इस पर आना है। ये मेन पार्ट जो है इसका ये वाला है, हमें इस पे आना है। ये अगर ध्यान से देखो तो x में 4 घात का समीकरण है, तो इसके मूल कितने होंगे? x1 x2 x3 x4 4 मूल होंगे इसके, ठीक है। अब x के अगर 4 मूल होंगे तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो x1 x2 x3 x4, यहाँ इसको आप वापस क्या करें? सिमिलरली इसमें अगर लें तो यहाँ पर इससे आपके वापस y1 y2 y3 क्या आएगा? क्योंकि यहाँ x के 4 मान हो रहे हैं तो ये इसके अंदर मूलों का जो गुणनफल है, आपको पता है कि मूलों का गुणनफल क्या होगा? ये लास्ट वाला पद अपॉन ये एक, तो मैं इसको इंटू 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 कर दूं कोमा की जगह, और ये हो जाएगा लास्ट पद अपॉन ये हो जाएगा, तो मूलों का गुणनफल ही आ गया। तो इससे हमारे y1 y2 y3 y4 इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आप रखोगे तो y 1/x है तो x 1/y, ये बात हो कि वो। तो अब आप इसको देखें तो ये दोनों ही शर्तें आपके इसके अंदर ऑप्शन में दिख रही है। ये भी इनका मल्टीप्लाई भी 1 होगा और y1 का भी y का मल्टीप्लाई 1 होगा, तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, यदि ई अति परवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 की उत्केंद्रता हो और थीटा अनंत स्पर्शी और अनुप्रस्थ अक्ष के मध्य कोण हो, तो ई का मान क्या होगा? सेक थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा और कोट थीटा। अब ये दे दिया इसने, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब हमारे पास में ऑप्शन क्या है? देखिए हमारे पास ऑप्शन ये है कि एक तो हम ये जानते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, एक तो हम ये जानते हैं, और दूसरा ये जानते हैं कि अनंत स्पर्शियों और अनुप्रस्थ अक्ष के बीच का जो कोण होता है वो अपन ने भी पढ़ा है पीछे, टेन थीटा इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। अब हम इसके अंदर क्या इन दोनों से क्या बी स्क्वायर को एलिमिनेट कर देते हैं, सबसे पहला काम ये करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या यहाँ वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो मैं इस टर्म को क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ इस तरीके से, थोड़ी सुविधा हो जाएगी।
ये, और अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर रहा हूं, और ऐसा करने से हमारे बी स्क्वायर दोनों तरफ आ रहा है। अब मैं इसके अंदर बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और इस पूरे का होल स्क्वायर, और बाहर टेन स्क्वायर थीटा, और इधर आपके ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो रहा है, तो इसको 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह लिख दें आप a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। इसको अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर, तो ये a4 बन करके बाहर बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अंदर जाकर के प्लस, और इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके ये जो बन रहा है 4, इसमें 4a स्क्वायर, तो खाली 4 बचा ई स्क्वायर माइनस 1। अब आप इसको अगर सोल्व करते हो, क्योंकि डायरेक्ट ई के लिए सोल्व हो रहा है, बिल्कुल ई पूरा थीटा के लिए सोल्व हो रहा है, तो यहाँ सोल्व करोगे तो ई की वैल्यू जो आएगी वो सेक थीटा आएगी। ये आपके इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन दिखने में भारी लगता है, लेकिन जो कुछ ज़रूरी प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, ये प्रॉपर्टी हम इजीली में कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रखा है मैंने, वो है आपके अतिपरवलय एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 1। इस अतिपरवलय के किसी एक बिंदु से अनंत स्पर्शियों पर डाले गए लंबों का गुणनफल क्या है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सी या डी इनमें से जो भी ऑप्शन है। तो हमारे पास में है कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल काम है। अनंत स्पर्शियों के जो समीकरण होते हैं वो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0, दूसरा x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। आप अगर चाहो तो इसको bx प्लस ए वाई 0 और bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0 कर दो। ये आपके पास दोनों ही एसिम्पटोट्स आ चुकी है। अब इन पर आप किसी बिंदु, एक अतिपरवलय पर जनरली अपन जो लेते हैं बिंदु, वो क्या लेते हैं? ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। ये अपने अतिपरवलय के प्राचलिक निर्देशांक के आपको पता है। तो इन बिंदुओं से अगर अपन इस पर लंब डालें, तो लंब जैसे मान लो पहला P1 हो जाएगा, इससे इस पर लंब डालें तो ये क्या हो जाएगा? x की जगह ये बिठाओ, तो ये ए बी सेक थीटा प्लस ए बी टेन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट हो जाएगा। और दूसरा P2, इसी से आप इस पर लंब डालें तो ये भी क्या हो जाएगा? ए बी सेक थीटा माइनस ए बी टेन थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अब अगर आप इनका मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई में क्या है? P1 इंटू P2। तो देखो आप दोनों में से ए बी आपके पास कॉमन आ रहा है, दोनों में ही है, तो ए बी अपॉन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी ए बी अपॉन ये कॉमन आ रहा है, ए बी अपॉन कॉमन आ रहा है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। तो आपके पास में क्योंकि गुणा है तो इधर इसका हट जाएगा रूट, ये बचेगा और अंदर बनेगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। तो आप देखो कि जो आंसर आया है वो क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणनफल। तो आपके ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है।